नमस्ते दोस्तों। आज हम एक नया विषय को समझने का प्रयास करेंगे और वह विषय है संधि। विषय है संधि। अब संधि किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और उनमें भी कितने उपभेद हैं, तो इन विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों संधि। तो संधि कहते किसे हैं, तो कहते हैं परः शब्द का अर्थ होता है अत्यंत, सन्निकट शब्द का अर्थ होता है निकट, संहिता शब्द का अर्थ होता है संधि। जो अत्यंत निकटवर्ती जो वर्ण हैं उनको मिलाने पर जो परिवर्तन होता है उनको कहते हैं संधि। या और एक बात, दो वर्णों के सार्थक मेल, इसको भी संधि कहते हैं। और दो वर्ण कैसे होना चाहिए, तो है निकटवर्ती। निकटवर्ती जो अत्यंत समीप है, जो अत्यंत निकट है, उन दो वर्णों के सार्थक मेल को ही हम क्या कहते हैं, संधि। तो संधि का तात्पर्य जो अत्यंत निकटवर्ती दो वर्णों का सार्थक मेल संधि है। तो संधि करने से पहले हमें कुछ साधारण जानकारी हमें होना चाहिए। तो सबसे पहले संधि में जो प्रथम वर्ण है, प्रथम वर्ण उसको कहते हैं पूर्व वर्ण। जो प्रथम वर्ण है उसको पूर्व वर्ण, और दूसरा है उसको कहते हैं परवर्ण या पश्चात वर्ण। पूर्व वर्ण माने जो पहला है, और जो पश्चात या बाद में है उसको कहते हैं परवर्ण। ठीक है। फिर इसके बाद अब संधि के भेद। संधि के मुख्यतः तीन भेद हैं। एक है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, और तीसरा विसर्ग संधि। तो दोस्तों ये तीन प्रकार के मुख्य हैं संधि के भेद, और फिर इनमें भी अलग अलग भेद हैं। तो आज हम केवल स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे, स्वर संधि किसे कहते हैं और इनके भेदों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों अभी तक आप लोग स्वरों के जो संधियों के जो नाम के हिसाब से आप पढ़ते थे, आज हम स्वर संधि को नाम के हिसाब से ना पढ़कर वर्णों के हिसाब से, स्वरों के हिसाब से पढ़ने का प्रयास करते हैं, और इससे मुझे लगता है बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों स्वर संधि, स्वर संधि किसे कहते हैं, दो निकटवर्ती या समीपवर्ती, समीपवर्ती दो सार्थक वर्णों के मेल से
अब देखो दोस्तों क्या होता है, दो निकटवर्ती या समीपवर्ती, निकटवर्ती अथवा समीपवर्ती दोनों का तात्पर्य एक ही है। निकटवर्ती दो सार्थक वर्णों के मेल से स्वर वर्ण में जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। दो वर्णों का मेल और वो भी मेल होने पर जो स्वर वर्ण में परिवर्तन होता है उसी को हम स्वर संधि कहेंगे। तो आज हम इसी स्वर संधि के बारे में पढ़ रहे हैं। तो स्वर संधि पढ़ने से पहले आपको स्वरों की जानकारी होनी चाहिए। तो आप स्वर लिखते हैं स्वर संधि में अब स्वर, तो सबसे पहले स्वर आपको पता है अ, आ, ई, ई, उ, रे, रे, री, ए, आई, औ। तो दोस्तों इतना हम साधारणतः संस्कृत में स्वरों का, इतने स्वरों का हम प्रयोग करते हैं। तो अब इन्हीं स्वरों के माध्यम से हम स्वर संधि को समझने का प्रयास करते हैं। उससे पहले आपने कुछ नामों को याद करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर है दीर्घ। जैसे हर व्यक्ति का अपना अपना नाम होता है, तो यहाँ पर भी जो स्वर दिए हैं इनके भी कुछ नाम हैं, ठीक है। तो उन नामों को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों ये जितने भी वर्ण हैं इनकी संज्ञा क्या है, दीर्घ। और दूसरा गुण, गुण है ए, ओ, अल। इन वर्णों की जो संज्ञा है इनकी संज्ञा क्या है, गुण है। फिर इसके बाद वृद्धि, वृद्धि संज्ञा आई, औ, इनकी वृद्धि संज्ञा है। और इसके बाद यण, यण, य, र, ल और वा। इन वर्णों की संज्ञा है यण। और इसके बाद और एक है अयादि, अयादि भी अय, आय, अव, आ। तो ये साधारणतः मुख्य संधियां जो आप परीक्षाओं में प्रयोग होते हैं। तो यदि आप इन शब्दों का जो संज्ञा है इसको दीर्घ कहते हैं, ए को गुण संज्ञा है, आई को वृद्धि संज्ञा है, य, र, ल, व इनकी यण संज्ञा है। और माने यण वर्ण, ये जितने चार वर्ण है इन चारों को यण नाम से प्रयोग करते हैं। और अयादि जो ये अय, इनकी संज्ञा क्या है, अयादि। जिस प्रकार अपना अपना नाम है तो इनकी पहचान भी इसके माध्यम से होता है। तो अब बस आपने इनको एक बार अच्छी प्रकार से याद करना है। याद करेंगे तो आराम से आप स्वर संधि समझ सकते हैं। तो सबसे पहले अब लेते हैं स्वरों के बारे में। अ और आ प्लस। तो ये जो है पहला, जो प्लस से पहले जो भी है उसको हम क्या कहते हैं, पूर्व वर्ण। और इसके बाद जो भी वर्ण आएंगे उसको क्या कहेंगे, परवर्ण। तो सेम देखो, अ या आ के बाद पहले वर्ण में आ हो सकता है या आ, उसके बाद यदि अ और आ आए माने सेम आए तो उसको हम कहते हैं, दोनों मिलकर क्या बनते हैं, आ। और इसकी क्या संज्ञा है, दीर्घ। तो अब एक कौन सी संधि हुई, दीर्घ संधि। ध्यान रखना ये जो स्वर जहां पर भी दो वर्णों के मेल से जो भी स्वर बनेगा उसको उसी नाम से संबोधित करेंगे। और हमने पहले यहां पर पढ़ा भी। तो अ और आ मिलकर दीर्घ हुआ। जैसे उदाहरण के लिए
विद्यालय शब्द है, विद्यालय शब्द में विद्या प्लस आलय हुआ। तो जब विद्या में अंतिम जो पूर्व वर्ण क्या है, तो आ है, और आलय का भी प्रथम वर्ण माने पश्चात वर्ण कौन सा है, आ है। तो दोनों आ मिलकर क्या बना, आ ही बनेगा, तो इसलिए विद्यालय। इसी प्रकार और एक शब्द है देवालय। देवालय में इस बार देव है, देव शब्द है। देव शब्द में अंतिम में क्या है, आ है, अंतिम में आ, और आलय शब्द का प्रारंभ आ है, तो दोनों मिलकर क्या बनेगा, देवालय। इसी प्रकार विद्यार्थी, विद्या जमा अर्थी। तो इस प्रकार आ और आ के बाद यदि सेम आ या आ आते हैं, दोनों मिलकर क्या बनेंगे, ई। अब दूसरा पढ़ते हैं, ये सेम रहेंगे आ और आ। अब इसके बाद आ और आ के बाद कौन से स्वर है, ई और ई है। तो यदि आ और आ के बाद यदि ई और ई इन दोनों में से कोई भी आएगा, तो आ और ई मिलकर क्या बनते हैं, ए। तो ए जो लिखा था हमने पहले, उसकी क्या संज्ञा थी, गुण। तो गुण से संज्ञा है, तो इस संधि का नाम भी क्या हुआ, गुण संधि। तो अब देखिए ए है। अब उदाहरण जैसे रमा शब्द है, ईशा। अब रमा में अंतिम में आ है और ईशा का प्रारंभ ई है, तो दोनों मिलकर क्या बनेंगे, ए बनेंगे। तो होगा रमेश, राजा प्लस ईशा, राजेश। ठीक है जी। नर जमा इंद्र, नर जमा इंद्र, नरेंद्र। तो ये आप देख रहे हैं कि आ और आ के बाद चाहे आ हो या आ हो, जैसे यहाँ पर राजा और रमा में आ है और नर में अ है, और ईशा, यहाँ ईशा में ई, ईशा, और इंद्र में ई है। यहाँ पर दीर्घ है, यहाँ पर ह्रस्व है, तो दोनों मिलकर भी एक ही बनेंगे। तो उस संज्ञा का क्या नाम है, गुण संज्ञा उसकी। और फिर आगे और भी उदाहरण आप इसमें से देख सकते हैं। ठीक वैसे ही आ और आ के बाद अब नेक्स्ट तीसरा कौन सा है, ऊ और ऊ। तो ये दोनों मिलकर आ और आ, इनके बाद ऊ या ऊ, इन दोनों में से कोई भी आए तो दोनों मिलकर बनते हैं ओ। तो हमने ओ की कौन सी संज्ञा की थी, गुण संज्ञा। तो यहाँ पर भी जब गुण संज्ञा है, तो इस संधि का नाम भी क्या होगा, गुण संधि। तो जब अ और आ के बाद यदि उ और उ इन दोनों आते हैं वर्ण इस प्रकार से, तो ओ होगा दोनों। जैसे चंद्र शब्द है, चंद्र प्लस उदय। तो चंद्र में अ है और उदय का प्रारंभ उ है, तो दोनों मिलकर बनते हैं चंद्रोदय। ठीक इसी प्रकार और एक शब्द है सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। तो सूर्योदय, तो यहाँ पर भी ओ बना है, तो ओ कौन सी संधि है, गुण संधि। ठीक है जी। आगे अब यहाँ पर ऊ तक हो चुका है, अब है री। री है अ और आ के बाद यदि री आता है, री आता है, तो दोनों मिलकर क्या बनते हैं, अर। अर, तो अर बनता है। और आ और री इन दोनों में से कोई भी दोनों मिलकर अर बनते हैं। तो इसकी भी संज्ञा क्या थी, गुण। अर भी कहाँ बनता है, गुण में बनता है। तो अब जैसे उदाहरण है महा प्लस
ऋषि। अब देखिए महा शब्द का अंतिम स्वर है आ, तो यहाँ पर आ है और ऋषि का प्रारंभ क्या है रि, तो दोनों मिलकर क्या बनेंगे अर, तो दोनों मिलकर अर बनेंगे। तो महर रा ऊपर जाएगा तो महर्षि। इसी प्रकार और एक शब्द है देवर्षि, दे राजर्षि, राजा प्लस ऋषि राजर्षि, देव, देव प्लस ऋषि देवर्षि। तो इस प्रकार से जहां पर भी पहला शब्द का अंतिम स्वर अ या आ होना चाहिए और दूसरा शब्द का प्रारंभ यदि रि या री इन दोनों में से कोई भी हो तो दोनों मिलकर अन बनते हैं और अर बनने पर इस प्रकार का शब्द निर्माण होता है महर्षि, राजर्षि, देवर्षि। अब इसके बाद लि, आ या आ के बाद यदि रि आता है, ठीक है, तो उसको होता है अल। यह भी संधि है गुण संधि, इस संधि का भी नाम क्या है गुण संधि। तो अ या आ के बाद ही होना चाहिए, जैसे तब, तब प्लस ऋकारः, तो आ और रि दोनों मिलकर क्या बनते हैं अल बनते हैं। तो जब यहां पर अल बनेगा तो क्या होगा तवल कारः, ठीक है। ऋकार शब्द का अर्थ होता है आकृति, स्वभाव, तो तवल ऋकार माने आपका स्वभाव। यहाँ पर अभी तक जितने भी आपने शब्दों का निर्माण किया उनका अर्थ भी आपको आना चाहिए, क्योंकि संधि का तात्पर्य यही है कि सार्थक होना चाहिए। जब हम दो वर्णों को मिलाएं तो उनका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। तो आगे हैं बच्चों ए और आई, तो अ और आ के बाद यदि ए या आई इन दोनों में से कोई भी आए तो अ और ए मिलकर दोनों क्या बनते हैं आई ही बनते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अत्र प्लस एका, तो अत्र में अंतिम में अ है और एका का प्रारंभ ए है, तो दोनों मिलकर क्या बनेंगे आई, तो होगा अत्रैकः, क्योंकि आ और ए दोनों मिलकर आई बनेंगे तो अत्रैकः। इसी प्रकार और एक उदाहरण है तथा प्लस एव, तो तथा में आ है और एव का ए है, तो दोनों मिलकर क्या बनेंगे तथैव, तदैव। और उदाहरण तदैव, यथैव, यथा जमा एव, तदा जमा एव, तदैव। तो इस प्रकार से आपने और भी उदाहरण ढूंढने हैं आपके पाठों से, व्याकरण की पुस्तक से आपने और भी उदाहरण ढूंढेंगे तो आपको और अच्छी प्रकार से संधि समझ में आ जाएगा। तो बच्चों को आई इसकी संज्ञा है वृद्धि, तो आई वर्ण कहाँ बनता है तो वृद्धि में, तो इसकी संज्ञा वृद्धि है तो इसका नाम भी क्या होगा वृद्धि संधि, तो आई बनता है वृद्धि। और अंतिम है बच्चों ओ या औ, जब अ और आ के बाद यदि ओ या औ होता है तो दोनों मिलकर क्या बनते हैं औ। जैसे उदाहरण के लिए एक शब्द है तंडुल प्लस ओदनम, तंडुल शब्द का अर्थ होता है चावल, ओदनम शब्द का अर्थ होता है भात, तो दोनों मिलकर बना तंडुलोदनम। इसी प्रकार गंगा, गंगा प्लस ओघा, ओघा शब्द का अर्थ होता है प्रवाह, गंगा मतलब गंगा नदी, गंगा नदी का प्रवाह,
तो दोनों मिलकर क्या बनेंगे, औ बनेंगे, गंगौघा। ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने और भी उदाहरण आपने खोजने हैं आपके पाठ्य पुस्तक से, व्याकरण के पुस्तक से, इस प्रकार के और उदाहरण ढूंढेंगे। तो आज हम बच्चों स्वर संधि का एक भाग, केवल एक भाग, हम केवल स्वरों से समझ रहे हैं, संधि के नाम से नहीं। तो इसलिए अ और आ के बाद, क्योंकि परीक्षा में आपसे संधि का नाम नहीं पूछता है, केवल इस प्रकार के कोई शब्द दिए होते हैं, उन शब्दों के माध्यम से आपको संधि करने या संधि विच्छेद करने का विकल्प देते हैं। तो आप इस प्रकार से कि आप हमेशा समझना, यदि प्रथम शब्द का अंतिम स्वर अ या आ हो, तो देखिए मैंने और आ का ही लिया प्रथम, फिर इसके बाद अलग अलग यदि स्वर आते हैं, यदि आ या आ होने पर आ, ई और ई होने पर ए, उ या उ होने पर ओ, री या री होने पर अर, री होने पर अल, ये या आई होने पर आई, ओ या औ होने पर दोनों मिलकर औ बनते हैं। तो इस प्रकार से आप यदि करते हैं तो आपको बहुत आसानी होगी समझने में भी और करने में भी। तो दोस्तों यदि यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर जरूर करें। और इस चैनल को यदि आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं, अन्य आगे आने वाले वीडियोस को भी आपके पास पहुंचना आप मांगते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।